अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। वर्जिश का असर किस चीज़ पर? रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग से मुराद स्पीड रेट को हम स्पीड भी कहते हैं, स्पीड ऑफ ब्रीथिंग। अब आइए शुरू करते हैं। रेस्ट कंडीशन, रेट ऑफ ब्रीथिंग 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। अब जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है? ब्रीथिंग का स्पीड हमारा कितना होता है? 15 to 20 टाइम्स होते हैं। 15 to 20 टाइम्स कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब ब्रीथिंग की द मूविंग ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब मैं फिर से समझाता हूँ। जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग से मुराद कि हम सांस अंदर लाना और बाहर करना, ये कितना स्पीड होते हैं? 15 to 20 टाइम्स। किस चीज़ का? कि हम कितना सांस अंदर ले रहे हैं। जब हम सांस अंदर ले और बाहर करें, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्ट कंडीशन में हम इस प्रोसेस को कितना टाइम करते हैं? 15 to 20 बार करते हैं। कितने मिनट में? 1 मिनट में। पर मिनट से मुराद 1 मिनट। अब एक्सरसाइज कंडीशन, रेट ऑफ ब्रीथिंग 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। अब जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग से मुराद स्पीड ऑफ ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सांस अंदर लाना और बाहर करना, इसको एक बार ब्रीथिंग कहा जाता है। अब वर्जिश के दौरान जब हम सांस अंदर करते हैं फिर बाहर करते हैं, ये कितनी बार करते हैं? 30 to 40 30 to 40 टाइम्स करते हैं। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज। अब जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं तो ब्रीथिंग, सांस अंदर जाना और सांस बाहर करना, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाते हैं। बिकॉज मोर O2 इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें ऑक्सीजन, बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ये क्यों इंक्रीज होता है? ताकि क्योंकि हमें ऑक्सीजन की और जरूरत होती है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। किस चीज के लिए? ऑक्सीडेशन से मुराद टूटना। किस चीज का टूटने के लिए? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू गेट मोर एनर्जी, ताकि हमें और एनर्जी हासिल हो। क्योंकि हमें पता है कि रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है ताकि हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की तोड़फोड़ करें। और रिस्पायरेशन से हमारे पास क्या हासिल होती है? एनर्जी और CO2। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। इसके रिजल्ट से जब रिस्पायरेशन अगर होती है तो CO2 प्रोड्यूस होते, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्लड में। एज ब्लड रीचेज द ब्रेन, जब ब्लड हमारे ब्रेन तक जाते हैं, इधर दिमाग तक जाते हैं, द मेडुला ब्रेन ब्रीथिंग सेंटर। मेडुला, अब मेडुला क्या है? ये ब्रेन का एक पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन को हम मेडुला कहते हैं। इसको ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं। डिटेक्ट्स मोर CO2 इन ब्लड। अब चूंकि रिस्पायरेशन अगर होती है, हमने ऑक्सीजन बाहर से ली और क्योंकि हमें जरूरत थी, और ये ऑक्सीजन कहाँ चले गए? हमारे ब्लड में किया है, सेल है, वह रिस्पायरेशन अगर हो गई, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई और क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब जब ये ब्लड ब्रेन में जाएगी तो मेडुला जो है वो किस चीज को डिटेक्ट करेगी कि इस ब्लड में तो CO2 ज्यादा है। अब फिर क्या होगा? एंड सेंड नर्व इंपल्सेस टू डायफ्राम एंड रिब मसल्स एट ग्रेटर स्पीड। फिर ये नर्व इंपल्स को भेज देगा किसके पास? डायफ्राम को और रिब्स मसल्स को एट ग्रेटर स्पीड। किस ग्रेटर स्पीड के साथ? अब नर्व इंपल्स क्या है? ये हमारे पास एक मैसेज होता है या सिग्नल होते हैं जो बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। अब डायफ्राम पर हमने दूसरे एयर पैसेज में डिटेल वीडियो बनाई है, वहां से आप देख सकते हैं। सो द स्पीड ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स इंक्रीजेस। जब ये नर्व इंपल्स आता है तो मसल्स का जो स्पीड, रिलैक्सेशन का स्पीड और कॉन्ट्रैक्शन का स्पीड होता है तो ये ज्यादा हो जाता है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। इससे हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होता है। जब ये इंपल्स तेजी से आता है तो मसल्स तेजी से कंट्रैक्ट करते हैं, और जब ये नर्व इंपल्स स्टॉप होते हैं तो
वो मसल जो है वो तेजी के साथ रिलैक्सेशन करते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, ब्रीथिंग की स्पीड इंक्रीज होती है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एयर कंपोनेंट्स, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर। अब एयर कंपोनेंट्स से क्या मुराद है? एयर कंपोनेंट्स से मुराद कि वो चीजें जिससे हवा बनी हुई होती है। अब इंस्पायर्ड एयर वो हवा जो हम अंदर लेते हैं उसको हम इंस्पायर्ड एयर कहते हैं, और एक्सपायर्ड एयर वो हवा जो हम अंदर ले लेते हैं और फिर बाहर करते हैं उसको हम एक्सपायर्ड एयर कहते हैं। अब आइए, एयर कंपोनेंट्स, एयर किस चीज से बनी हुई होती है? ऑक्सीजन से। और इंस्पायर्ड एयर, अब जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर दाखिल करते हैं, अपने अंदर लेते, तो कितनी परसेंट हवा में होती है? ऑक्सीजन हवा में कितनी परसेंट होती है जब हम इसको अंदर लेते हैं? ये 21% होती है हमारे पास। और एक्सपायर्ड एयर, और जब हम उस ऑक्सीजन को, हमने 21% ऑक्सीजन लिया, हवा में 21% ऑक्सीजन है, तो जब हम 21% ऑक्सीजन लिया तो ये हम कितना बाहर करेंगे? एक्सपायर्ड एयर से मुराद वो एयर जो हम बाहर करते हैं, वो हवा जो हम बाहर करते हैं। अब हम इस ऑक्सीजन को, हमने 21% लिया, इसको कितना बाहर कर देंगे? 16%। और 5% जो है वो हम रिस्पायरेशन में यूज कर देंगे, क्योंकि रिस्पायरेशन के अमल के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो हम 5% किस चीज में यूज करेंगे? रिस्पायरेशन में। अब इधर दूसरा कंपोनेंट, एयर किस चीज से दूसरा बना हुआ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है? 0.04%। 0.04% प्रेजेंट होता है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम हवा लेते हैं तो हमारे बॉडी में भी 0.04% आता है, और जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं तो हम 4% बाहर करते हैं। ये तो बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? कि क्योंकि हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन होती है, और रिस्पायरेशन किस चीज को रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और किस चीज को रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इसलिए बढ़ गया। अब तीसरा कंपोनेंट, वाटर वेपर्स। एयर किस चीज से बना हुआ है? वाटर वेपर से। इंस्पायर्ड एयर, जब हम इसको वाटर वेपर्स को अपने अंदर लाते तो ये वेरिएबल होती है, मतलब चेंजेबल। कभी ज्यादा मिकदार में लेते, कभी कम मिकदार में, कभी कितना। और एक्सपायर्ड एयर, अब जब यह वाटर वेपर हमने लिया, महसूस मिकदार में नहीं लिया, अब जितनी जरूरत थी उसको हमने अपने बॉडी में लिया, और जितनी जरूरत नहीं थी तो उसको हमने बाहर कर दिया। सैचुरेटेड से मुराद ये है। अब इधर टेम्परेचर, अब एयर कंपोनेंट्स का टेम्परेचर जो होता है वो इंस्पायर्ड एयर का, जब वो अब हमने अंदर लाते हैं, हवा का टेम्परेचर तो बदल रहा, तो हवा का टेम्परेचर तो तब्दील होता जाता है। अब जब हम हवा लेते तो कभी कितना सेंटीग्रेड हो, कभी कितना, ये वेरिएबल होता है। अब इधर जब हमने हवा अंदर लिया तो हम जब इसको बाहर करेंगे तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड इसके होंगे? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे होगी? क्योंकि हमारे बॉडीज में ऐसे म्यूकस जैसे ऑर्गन्स है, वो इसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक कर देगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।